एक तो यार हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज का दिनांक क्या है? आज का दिनांक 12 अगस्त 2024। मेरा आवाज म्यूट कर दिया जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? यार एक पानी जरूर भिजवा देना। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल गुड? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? मस्त पढ़ाई कर रहे हो? यस, मस्त पढ़ाई करो। और आज बेटा हम मस्त एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज ना मैं एनिमेशन लेके आना भूल गई, बट कल एनिमेशन इसकी दिखा दूंगी। मुझे अभी याद आया कि शायद इसकी एनिमेशन एक मैं आपको दिखा सकती हूँ शायद, तो कल हम देखेंगे। आज एक बारी टॉपिक पढ़ते हैं और आज हमें एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे और उससे पहले एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करेंगे। हाँ ठीक है, ऑल गुड। थोड़ा सा मौसम इधर उधर चल रहा है तो अपना ध्यान रखो, बीमार बीमार मत पड़ना, क्योंकि बीमार पड़ने से ना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बीमारी में ना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बोलते हैं हेल्थ को अच्छा रखोगे तो सब चीजें सही रहेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। और आज हमें बेटा जो टॉपिक, हम 5 बार ये टॉपिक लेके आए हैं पर एक बार भी हमने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आज हमें पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। मेन टारगेट यही है। शायद आज हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा 1-2 पार्ट उसका भी पढ़ सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, क्योंकि ये आई थिंक 1 घंटा इस टॉपिक को लगना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए एनसीईआरटी रीड करके। लेट अस सी कितना होगा। अगर हमारे पास मतलब समय अलाउ करेगा, मुझे जो लगता है, तो हम थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी पढ़ेंगे, जो मुझे लगता है कि हम इसके 1-2 पार्ट्स तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज करें पिछली क्लास का। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी ना बेटा कि न्यू एनसीईआरटी में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बेटा वो सिक्रीशन बताया था ना, आप लोगों को याद आ रहा है? पढ़ लिख के आए हो कि नहीं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो मैं आपको बता रही थी, आपको याद है? मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगी ना तो तभी बताती हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी में मैं आपको जो डेटा बता रही थी वो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बट नई एनसीईआरटी में अपडेटेड है। मैं दोनों एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हमने पिछली क्लास में बेटा एक कंक्लूसिव डायग्राम भी बनाया था कि यूरिन फॉर्मेशन होती है। यूरिन फॉर्मेशन के बाद में आप क्या करते हो बेटा? यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स पढ़ते हो, अल्ट्रा फिल्टरेशन, फिर आप पढ़ते हो रीअब्जॉर्प्शन, और फिर आप पढ़ते हो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजों का, अरे भाई है ना, अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक बारी मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूं। ठीक है, देखो आपने क्या बोला था बेटा? आपका फिल्टरेट, हाँ है ना, तो वो मैं एक बारी आप लोगों को दिखा देती हूं बेटा। अभी सुनो एक बारी, पहले एक बारी रिवाइज करते, भी यहां रख दीजिए बेटा। इस तरीके से तुमने बनाया था अपने नेफ्रॉन को, एक बारी जरा देखो, है ना, इस तरीके से तुमने बनाया था नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा ये कॉर्टेक्स, और मैंने ना ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाया, बट लूप ऑफ हेनले तुम्हारा मेड्यूला में होता है, ये होता है इनर मेड्यूला। एक बार ही रिवाइज करो बेटा। कॉर्टेक्स की कंसेंट्रेशन होती है 300 मिली ऑस्मॉल, मेड्यूला की कंसेंट्रेशन होती है 1200 मिली ऑस्मॉल। 1200 सबसे अंदर वाली बेटा होती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन। आप बेटा पीसीटी से क्या क्या रीअब्सॉर्ब करते हो? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, क्लोराइड, है ना, क्या बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम। वापस से बोलती हूँ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, सोडियम, पोटेशियम। आप इन सारी चीजों का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करते हो। क्लोराइड पैसिव, यूरिया पैसिव करते हो। इसमें से बेटा पानी को भी रीअब्सॉर्ब करते हो, बाइकार्बोनेट को पहली बारी एब्सॉर्ब करते हो। ये सारी चीजें जो होती है बेटा पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होती है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70 से 80% पानी
पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहां होती है आपकी जो एपिथेलियम वो होती है ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैक्सिमम चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कराती है। ठीक है, यहां पे जो फिल्टरेट होता है ना बेटा पीसीटी के अंदर, वो ऑलमोस्ट ब्लड के जितनी ही उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, ब्लड के जितनी ही ऑलमोस्ट उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, 300 मिली ऑस्मॉल तुम कहते हो। और जैसे जैसे ये फिल्टरेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से नीचे जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, तो यहां से तुम पानी की रीएब्जॉर्प्शन कर देते हो। पानी की रीएब्जॉर्प्शन कर दोगे तो बेटा ये वाला जो फिल्टरेट नीचे जाता जाएगा। अब इसमें पानी कम है, सॉल्यूट्स तो उतने ही हैं। ऑस्मोलैरिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई वेसल है, इसमें लिक्विड है, इसके अंदर कितने सॉलिड्स हैं बेटा, कितने सॉलिड्स हैं वो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिसाइड करेंगे। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, है ना, कि जितने ज्यादा सॉलिड्स होंगे, अगर इसके अंदर ज्यादा सॉलिड्स हैं और इसके अंदर कम सॉलिड्स हैं, ऐसे समझना, ये पानी है, इसके अंदर कम सॉलिड्स है, पानी दोनों में बराबर है, 1 लीटर पानी इधर है, 1 लीटर पानी इधर है, पर इसमें सॉलिड ज्यादा हैं, तो इसको आप बोल रहे हो इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम। समझ में आ रही है बात? अब बेटा अगर मैं इसमें से पानी हटा दूं, माइनस कर दूं, पानी हटाती रहूं, 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 अगर इसमें से मैं पानी कम करती रहूंगी ना बेटा, तो क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। और अगर मैं मैं इसे कंपेयर नहीं कर रही हूं, अब मैं कह रही हूं अगर इसमें से मैंने पानी माइनस कर दिया ना बेटा, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी कम है बट सॉलिड्स उतने ही हैं। और अगर बेटा मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊं, 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 तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी को तुम ना पानी के टर्म्स में भी पढ़ सकते हो और सॉलिड्स के टर्म में भी पढ़ सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक थम्स अप देना। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। अगर मैं इसमें से पानी खींच लूं तो ये 300 से 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे समझ जाओ, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे समझ जाओ, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अगर ये नहीं भी करना है तो आपको मैंने सिंपल एक बात बताई थी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और लेस कॉन्सेंट्रेटेड। अगर तुम इसमें से पानी को खींच लोगे तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब तुम अभी ना वैसे कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रिलेटेबल लगता है, तो कहते हैं कि अगर मैंने पानी खींच लिया ना तो नीचे जाते जाते ये ज्यादा कंसंट्रेटेड बन जाता है, हाइपरटोनिक, हाइपर ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी। 300 से बन गया 1200, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी हो गई। और जैसे जैसे तुम ऊपर गए ना, अब तुमने इसमें से पानी नहीं निकाला, अब तुमने इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लिए बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स थिन पार्ट से तुमने निकाला बेटा पैसिवली, और थिक पार्ट से तुमने निकाला एक्टिवली। अब तुमने पानी नहीं निकाला बेटा, अब तुमने क्या निकाला, इलेक्ट्रोलाइट निकाले। अब तुमने इलेक्ट्रोलाइट जब निकाले, ऊपर जाते आते 1200 से 1000, 1100, 900, 800, 700, 600, वापस से 300, लेस कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाइपोटोनिक। यार कंसंट्रेशन को तुम इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस या फिर पानी के टर्म्स में समझ सकते हो, ये तो बेसिक केमिस्ट्री है ना यार, है ना। तुम दोनों टर्म्स में समझ सकते हो यार, कॉन्सेंट्रेशन को या ऑस्मोलैरिटी को। पानी के टर्म्स में भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्म में भी कॉन्सेंट्रेशन को समझ सकते हो या ऑस्मोलैरिटी को समझ सकते हो। यस, एक थम्स अप दे देना मुझे। लेकिन डीसीटी के अंदर तुम्हें बेटा 200 ऑस्मोलैरिटी दिखती है। डीसीटी इज द ओनली पार्ट वेयर यू सी 200 ऑस्मोलैरिटी, सबसे कम। डीसीटी से तुम पानी को रीएब्सॉर्ब करते हो और बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब करते हो। बाइकार्बोनेट को तुम यहां से रीएब्सॉर्ब करते हो, पहली बारी एब्सॉर्ब करते हो पीसीटी में, राइट। पहली बारी बेटा एब्सॉर्ब करते हो पीसीटी में, दूसरी बारी करते हो तुम डीसीटी के अंदर। लेकिन डीसीटी वो पार्ट था बेटा जहां होती है कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। क्या होती है? कंडीशनल। बॉडी को जरूरत है तो ही रीएब्सॉर्प्शन होगी। वही हम बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में भी पढ़ेंगे। अब जरूरत कब है?
यार जब पानी का ज्यादा लॉस हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें पसीने ज्यादा आ रहे हैं, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, लूज मोशंस हो गए, पानी का लॉस हो गया, वॉमिटिंग हो गई, पानी का नुकसान हो गया, जैसे ही बॉडी में पानी की कमी हुई तो तुम्हें अब कंडीशन है, जरूरत पड़ी, सिचुएशन है, हमेशा नहीं हो रहा है पर कंडीशन है, अब तुम्हें चाहिए कि और ज्यादा पानी को तुम रीएब्सॉर्ब करो, और ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। जैसे कि आपने एक हार्मोन पढ़ा जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है बट पिट्यूटरी के अंदर स्टोर्ड होता है, इसे बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे बोलते हो वैसोप्रेसिन, या फिर इसे बोलते हो वैसोप्रेसिन। और एक हार्मोन होता है जो एड्रीनल ग्लैंड का होता है, इसे बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन, इसे बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। सुनना अब मेरी बात बेटा ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होगी जब बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई। अब मैं इसकी ना पूरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, बट अभी आप ऐसे समझो कि जैसे ही वैसोप्रेसिन आपके डीसीटी पर एक्ट करता है, ये यहां से पानी को रीएब्सॉर्ब कर लेगा। एडीएच सिर्फ बेटा आपके कलेक्टिंग डीसीटी पर एक्ट नहीं करता, बल्कि आपके कलेक्टिंग डक्ट पर भी एक्ट करता है और यहां से भी पानी को रीएब्सॉर्ब कराता है। एडीएच का डायरेक्ट काम है कि वो डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से डायरेक्टली पानी को रीएब्सॉर्ब करा ले। अगर ये पानी को रीएब्सॉर्ब कराएगा यानी कि पानी के लॉस को बचाएगा ना बेटा, तुम्हें पानी लॉस नहीं करना था। अगर पानी एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाए यूरिन से तो उसे बोला जाता है डायूरेसिस। यह आपको कब देखने को मिलता है, जब आपको या किसी को भी बेटा क्या होता है, डायबिटीज होती है एक प्रकार की, जिसे बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। दिस इज नॉट डायबिटीज जिसे शुगर बोलते हो, ये वो नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, डायूरेसिस होती है। डायबिटीज इंसिपिडस में डायूरेसिस होती है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो ऐसे इंसान जिनमें ना वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए या वैसोप्रेसिन इनफ अमाउंट में सिक्रीट ना हो, रिलीज ना हो, तो ऐसे इंसानों में कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, एक्सेसिव लॉस होने लगता है बेटा उनका थ्रू यूरिन, वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है। इसीलिए तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एंटी डायूरेटिक बोलते हैं, क्योंकि अपोजिट काम करता है ये डायूरेसिस की, ये डायूरेसिस को होने नहीं देता। ठीक है ना, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इफ देयर इज अ लेस सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच या वैसोप्रेसिन। और मैम एल्डोस्टेरॉन भी ना देखो कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन करता है, बट एल्डोस्टेरॉन का नाम होता है बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन का क्या नाम है, एल्डोस्टेरॉन का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये मिनरल की रीएब्सॉर्प्शन कराता है एक्चुअल में, ये आपके डीसीटी पर एक्ट करता है, ये मिनरल की रीएब्सॉर्प्शन कराता है, लेकिन जहां जहां सोडियम मूव करता है इसके पीछे पीछे बेटा पानी भी मूव कर जाता है, पानी भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है उसके साथ के साथ उसी डायरेक्शन में, टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। तो ये बेटा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जहां सोडियम आयन मूव करता है, पर इसका मेन काम सोडियम आयन की रीएब्सॉर्प्शन था, मिनरल की रीएब्सॉर्प्शन था, पानी तो उसके साथ साथ हो लेता है बेटा। ठीक है, ये कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन तुमने पढ़ी थी। कलेक्टिंग डक्ट से तुमने क्या रीएब्सॉर्ब किया था, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया, जो आज आप पढ़ोगे कि क्यों जरूरी है। यहां कलेक्टिंग डक्ट से तुम करते हो बेटा एकदम नीचे इनर मेड्यूला में यूरिया की रीएब्सॉर्प्शन। कुछ यूरिया तो यही रह जाता है और कुछ यूरिया कहां मूव कर जाता है बेटा, कुछ यूरिया वापस से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मूव कर जाता है, कुछ यूरिया रह जाता है आपके इंटरस्टिशियम में और कुछ यूरिया मूव कर जाता है आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ये घूमता रहता है। ये यूरिया जो यहां कलेक्ट हो जाता है इंटरस्टिशियम में, इसका क्या काम है आज उसके बारे में आप पढ़ोगे, बट ये सारी चीजें रीएब्सॉर्प्शन थी। आपने फिल्टरेट में से चीजों को रीएब्सॉर्ब किया, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे यूरिया हो, किसी भी चीज को जब तुमने फिल्टरेट में से निकाला तो उसे तुमने रीएब्सॉर्प्शन कहा। लेकिन एक होता है टिब्यूलर सिक्रीशन, जब आप फिल्टरेट में किसी चीज को डालते हो, फिल्टरेट के अंदर डालते हो किसी चीज को, तो आप सिक्रीट कर रहे हो। अब पुरानी एनसीईआरटी में तो दिया हुआ था बेटा, जो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगी, लेकिन मैं नई एनसीईआरटी वाला बता रही हूं। नई एनसीईआरटी के अंदर अकॉर्डिंग बेटा यहां क्या सिक्रीट कर रहे हो, हाइड्रोजन और अमोनिया। डीसीटी में क्या सिक्रीट कर रहे हो बेटा, तीनों चीजें, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन और पोटेशियम। हाइड्रोजन तो तीनों में कर रहे हो, ये याद रखना, हाइड्रोजन तो तीनों में कर रहे हो। पीसीटी में भी हाइड्रोजन,
डीसीटी में भी हाइड्रोजन, कलेक्टिंग डक्ट में भी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया कर रहे हो पीसीटी के अंदर सिक्रीट, हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम कर रहे हो बेटा डीसीटी के अंदर सिक्रीट, अलोंग विद अमोनिया। इसमें तो तीनों चीजें हैं, इसमें तीनों चीजें हैं, इनमें हाइड्रोजन भी है, पोटेशियम भी, अमोनिया भी है। कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम है और पीसीटी में बेटा हाइड्रोजन के साथ अमोनिया है, ये याद रखना है। मैं आपको ना पुरानी एनसीईआरटी का भी दिखाती हूं कि मैं वो बता रही थी जो पुरानी एनसीईआरटी में था, लेकिन अभी अपडेट कर दिया है। अभी यहाँ पे तीनों नहीं दिए हुए, यहाँ पे से पोटेशियम हटा दिया है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया का सिक्रीशन दिया हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना कि हाइड्रोजन तो तीनों में ही है मैम, हाइड्रोजन का सिक्रीशन तो तीनों में ही है। कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम है और पीसीटी में मैम हाइड्रोजन के साथ अमोनिया है, डीसीटी में तीनों है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है, पोटेशियम भी है, तीनों, ठीक है। डन हो गया बेटा रिवीजन, डन हो गया रिवीजन। अब मैं आपको दिखाती हूं बेटा, इनमें से एक नई एनसीईआरटी एक पुरानी एनसीईआरटी। देखो ये आपकी नई एनसीईआरटी है, बोला कि सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया इन द पीसीटी, दिस इज द न्यू एनसीईआरटी जो आपको फॉलो करनी है। आप न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे, आप न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे, ठीक है, आप न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे, ठीक है। अब मैं आपको पुरानी एनसीईआरटी भी दिखा देती हूं। देखो पुरानी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम। दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने आपको तीनों बताए थे, ठीक है। और आसान है याद रखना, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं है, वेरी वेरी इजी। और देखो यहाँ पे तीनों आयन इसके लिए भी दिए हुए थे, डीसीटी के लिए भी, और कलेक्टिंग डक्ट में दिया हुआ था हाइड्रोजन और पोटेशियम। बट यू हैव टू फॉलो न्यू एनसीईआरटी, तो डोंट फॉलो दिस, फॉलो न्यू, फॉलो न्यू, ठीक है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हेडिंग डालोगे क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और सबसे पहले ना इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले लिखते हैं, फिर डायग्राम से इसे समझेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका काम क्या है, ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों है, ये होता क्या है, कौन कौन ये करवाते हैं और इसका फंक्शन क्या है। काउंटर करंट, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, काउंटर का मतलब होता है बेटा अपोजिट, काउंटर अटैक, काउंटर आंसर देना, तुम मेरा उल्टा जवाब काउंटर कर रहे हो तुम मुझे, है ना। काउंटर होता है काउंटर, काउंटर रिसेप्शन, अपोजिट एंड्स पर लोग खड़े होते हैं, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। करंट का यहां पे मतलब होगा फ्लो, द अपोजिट फ्लो, ठीक है, अपोजिट फ्लो। अब अपोजिट फ्लो किसके किसके बीच में, पहली बात तो मैं आपको बता दूं काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पस क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पस नंबर 1 है तुम्हारी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। जो तुम 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करते हो, कैसे करते हो 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड, इनिशियल जो आपका फिल्टर रेट होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मॉल, और कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन पास करते हो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मॉल। आप 300 से 1200 मिली ऑस्मॉल कर देते हो बेटा, 4 टाइम नियरली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हो। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस इज बिकॉज ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म अपोजिट फ्लो। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या है, एक तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, अभी समझोगे। इसका दूसरा फंक्शन है आपकी जो मेड्यूला का अंदर का पूरा स्पेस है ना बेटा, इंटरस्टिशियम जिसे तुम बोल रहे थे, जो मैं तुम्हें बता रही थी कि आगे बताऊंगी कि ये जो अंदर 1200 मिली ऑस्मॉल उस टिश्यू की कॉन्सेंट्रेशन है। मेड्यूला का जो एरिया है, पूरा मेड्यूला का जो टिश्यू एरिया है उसकी 1200 मिली ऑस्मॉल जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप से नहीं होती है, वो भी मेंटेन करने का काम इसी काउंटर करंट का होता है। ये इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। देन काउंटर करंट क्यों बन रहा है, काउंटर करंट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। आपकी लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के करीब होने की वजह से, प्रॉक्सिमल होने की वजह से, करीब नियर होने की वजह से ही ये काउंटर करंट बन पाता है, बिकॉज ऑफ द क्लोज
प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। अगर ये इतने नजदीक ना होते तो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं बन पाता। अब इनमें काउंटर बनता कैसे है वही आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। फॉर्म्ड बिटवीन बेटा लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, इनके नजदीक होने की वजह से द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले, अगर इनकी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होती तो काउंटर करंट कभी बन ही नहीं पाता। द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दीज टू। नंबर 2, इट फैसिलिटेट्स मतलब इट इज हेल्पफुल इन, क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स बेटा नंबर 1 in producing concentrated urine, आप जो इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पा रहे हो इसी वजह से कर पा रहे हो, इन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। एंड नंबर 2 मेंटेनिंग हाई osmolarity और इंक्रीजिंग osmolarity in the medullary interstitium। ये 2 इसके बेटा मेन टारगेट होते हैं, ठीक है। अब काउंटर करंट बनता किसके किसके बीच में है? काउंटर करंट इज प्रेजेंट बिटवीन नंबर 1 एक लाइन नहीं 2 लाइन का स्पेस छोड़ना, नंबर 2 2 लाइन का स्पेस छोड़ना, नंबर 3 2 लाइन का स्पेस छोड़ना। पहले डायग्राम बनाऊंगी फिर इसको समझाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज इंटरस्टिशियम के लिए पहले की क्लास अटेंड करके आइए बेटा। काउंटर करंट यानी कि अपोजिट फ्लो किसके किसके बीच में, ये मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। तो आप एक नया पेज लेंगे, कॉपी को लैंडस्केप में घुमाएंगे और लैंडस्केप में इस डायग्राम को बनाएंगे जो मैं अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए आपको बनवाऊंगी, ठीक है। तो कॉपी को लैंडस्केप में बेटा टर्न कर लेना, लैंडस्केप में ही इस चीज को समझेंगे। नहीं फॉर्म्ड तो तुमने लिखा हुआ है, कह रहे हो फॉर्म्ड रूटीन, अरे बेटा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में तो है ही काउंटर करंट में जो बन रहा है, ये बना ही काउंटर करंट, इसीलिए इट इज पॉसिबल बिकॉज फॉर्म्ड बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। बट अब मैं तुम्हें बताऊंगी कहां कहां ये फ्लो अपोजिट दिख रहा है तुम्हें। ये मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, है ना। इस इनमें ना 2 2 लाइन का स्पेस छोड़ देना। अब नए पेज से स्टार्ट करना है। नए पेज में कॉपी को लैंडस्केप में टर्न करो और इस चीज को एक बारी बनाओ।
एक सेकंड मुझे बना लेने दो, इससे पहले कि तुम ये सोचने में लग जाओ कि हमें कैसे बनाना है मैम। ये मैं थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज बना पाऊं, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, ऐसे। ये लूप ऑफ हेनले है तुम्हारी। अब मैं इसके साथ साथ में दिखाऊंगी वासा रेक्टा, ठीक है। दीपिका कान खराब है एकदम, क्या बोला था मैंने कैसे बनाना है? आप हाफ पेज पूछ रहे हो। थोड़ा वासा रेक्टा को लंबा बनाते हैं ना। अब मैक्सिमम चीजें बेटा हमें लिखनी है, डायग्राम तो इतना ही है। अब किसमें से कौन सी चीज रीएब्जॉर्ब होती है, इसकी कहानी हमें लिखनी है, ठीक है। डायग्राम तो यही है। दिस इज द डायग्राम। अब पहले तो मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं, ठीक है। देखो, क्या इस एरिया को हमने बोला था कि ये एरिया होता है कॉर्टेक्स, बोला था। इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल बोली थी। और ये सबसे अंदर का मेड्यूला वाला एरिया है, ये पूरा ही मेड्यूला है, ये पूरा एरिया मेड्यूला है। बट ये क्या है बच्चों, ये इनर मेड्यूला था। और इनर मेड्यूला का ऑस्मोलैरिटी कितना था? 1200, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे समझ सकते हो तुम, मिली ऑस्मॉल पर लीटर। व्हाट इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम? व्हाट इज द मेड्यूलरी? अरे बेटा मेडिजी में इसके पैरेलल मैंने इसको बना के दिखाया है, इसके पैरेलल मैंने इसको, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ, बट मैं ऐसे तुम लोगों को समझा रही हूं। दैट इज ऑल्सो द करेक्ट डायग्राम, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट डायग्राम, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। अभी सुनो, ये जितना भी बीच का स्पेस है, क्या इसे तुम इंटरस्टिशियम बोल सकते हो? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्या ये पूरा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला स्पेस है? ये पूरा स्पेस होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का। और जो अंदर का इंटरस्टिशियम का स्पेस है, इसी की तो इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, 1200 मिली ऑस्मॉल। ये पूरा जितना भी खाली स्पेस, जितना भी खाली टिश्यू तुम्हें दिख रहा है, एंटायर स्पेस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम या स्पेस विद इन मेड्यूला, जिसे हम इंटरस्टिशियम कह रहे थे पहले, राइट। बेटा अगर ये वाला जो ये वाली जो ये है लूप ऑफ हेनले, अगर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है DLOH, तो मुझे ये बताओ क्या फिल्टरेट यहां नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा? अब देखो कितनी बार सेम चीज को पढ़ रहे हो। फिल्टर जो आपका लूप ऑफ हेनले है वो भी हेयर पिन शेप होता है, जूड़ा पिन बताया था। आपकी जो वासा रेक्टा होती है वो भी हेयर पिन लाइक होती है, यू शेप होती है, जैसा ये होता है वैसी ही होती है। मैं बिल्कुल पास पास बना के बता रही हूं। आप इस लिंब को यहां पे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके पैरेलल भी ऐसे करके बना के दिखा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें एकदम सही है। और अगर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है बेटा, तो ऑफकोर्स यहां फिल्टरेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा। सबसे पहला काउंटर करंट, सबसे पहला काउंटर यानी कि अपोजिट फ्लो बनता है आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में। बोलो हाँ या ना? पहला काउंटर दिखा, पहला अपोजिट फ्लो दिखा। द फर्स्ट अपोजिट फ्लो इज फॉर्म्ड बिटवीन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, द फिल्टरेट प्रेजेंट इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड द फिल्टरेट प्रेजेंट इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दैट इज द फर्स्ट काउंटर करंट। दोनों लिंब के बीच में अपोजिट फ्लो होता है। सबसे पहला काउंटर तो वही है, अपोजिट फ्लो। दूसरा काउंटर कहां है? वासा रेक्टा में। देखो क्या ये वाली वासा रेक्टा बेटा वो वाली वासा रेक्टा थी जिसमें ब्लड नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था?
पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बेटा फॉर्म्ड अराउंड लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। तो क्या मैं कह सकती हूं ये वाली वाजा रेक्टा में ब्लड ऊपर है और ये वाली वाजा रेक्टा में ब्लड नीचे है, तो बेटा जी ये आपकी कौन सी वासा रेक्टा है, ये आपकी है डिसेंडिंग वासा रेक्टा जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। वीआर का मतलब है वाजा रेक्टा, और बेटा जी ये है आपकी असेंडिंग वासा रेक्टा जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है। बोलो किसी को कोई दुख दर्द समस्या? दिस इज योर असेंडिंग वाजा रेक्टा, वी आर लिख सकते हो। बोलो किसी को कोई तकलीफ, दुख दर्द समस्या? यस। आपको वासा रेक्टा में भी अपोजिट फ्लो दिखता है बच्चे, काउंटर फ्लो दिखता है। ब्लड इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन इन असेंडिंग वासा रेक्टा। नंबर 2 काउंटर अपोजिट फ्लो। और तीसरा अपोजिट फ्लो किसके बीच में है? तीसरा अपोजिट फ्लो किसके बीच में है? डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड, ये दोनों भी आपस में काउंटर। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड नीचे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट ऊपर, ये दोनों भी काउंटर। वेरी गुड रोहन, दिस इज द थर्ड काउंटर। इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले। हाँ लॉल, सबसे पहले तो तुम्हारा लॉल ही होता है। लिखे एक बारी, काउंटर करंट इज प्रेजेंट बिटवीन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नहीं ऐसे नहीं, फिल्टरेट इन DLOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड ब्लड इन असेंडिंग वासा रेक्टा एंड फिल्टरेट इन ascending loop of Henle and blood in descending vasa recta। क्या किसी को भी कोई समस्या बेटा, कोई दुख दर्द या समस्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। काउंटर मतलब अपोजिट फ्लो, ये बात आप लोगों के भेजे में घुसी कि नहीं? काउंटर करंट, इसी का मतलब था अपोजिट फ्लो। अब आपको अपोजिट फ्लो वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अपोजिट फ्लो वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? और आपको अपोजिट फ्लो डायग्राम में दिख भी रहा है? यस। लिम्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था बेटा, आप लोग क्लास में बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। लिम्स का मतलब जो तुमने डिसेंडिंग और असेंडिंग की जो ब्रांचेस दिखाई हुई है उसी को लिम्ब बोलते हैं, उसकी शाखाएं, उसकी टहनियां। और जितने भी लोग इनका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, सपोलो एक बारी बाकी बच्चों को बताओ, क्या मैंने जब ये पढ़ाया था तुम्हें टॉपिक, तो मैंने वहां पे बताया था बेटा कि मैं आगे इनके शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करूंगी ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, बार बार ना लिखें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, तुम्हारी क्लास की तो बहुत बुरी हालत है रेगुलरिटी में, वो आते ही नहीं है आधी क्लासेस में आते नहीं है, आधी क्लासेस में फिर आके पूछते हैं शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब बताओ। DLOH is descending loop of Henle, LOH is loop of Henle, VR is vasa recta, ALOH is ascending loop of Henle। हमें कितनी दिक्कत होती है सोचो, क्योंकि बच्चे आधी क्लासेस में आते हैं, आधे में आते ही नहीं है। आधों के बैकलॉग हो रखे हैं, और मेरे आधा कहने का मतलब है 80% बच्चों के। अब डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, डायग्राम तो अभी बनाएंगे, डायग्राम तो अभी कंप्लीट करेंगे भाई, डायग्राम में तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अब बेटा देखो,
ये टॉपिक धीरे धीरे और गहराइयों में जाएगा, और ज्यादा फील होगा तुम्हें, लेकिन आप फील भी करते जाना, समझते भी जाना और याद भी करते जाना, सारी चीजें साथ होनी चाहिए। और तुम्हें, और ये रिलेटेड टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे कार्डियक साइकिल तुमने पढ़ा था ना बेटा, कि पहले एक चीज को पढ़ लेते हो और फिर दूसरी चीज को पढ़ते हो, फिर दोनों को साथ पढ़ते हो तो काफी ज्यादा रिलेट करता है ना एंड में। ये कुछ वैसा ही है। मैंने बोला काउंटर करंट पॉसिबल क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा। इनकी करीब होने की वजह से, प्रॉक्सिमिटी की वजह से, पहली बात तो काउंटर करंट मैकेनिज्म पॉसिबल हो पा रहा है, जिसकी मदद से तुम यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हो और तुम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की इस हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाते हो। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अभी मैं आपको समझाती हूं बेटा। जैसे जैसे तुम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आ रहे थे नीचे, क्या रीअब्सॉर्ब कर रहे थे? पानी। इंटरस्टिशियम में पहले ये पानी जाता है, बट ये पानी इंटरस्टिशियम में नहीं रहता है। ये जो पानी तुम रीअब्सॉर्ब करते हो, इसे कहां भेज देते हो? जो इसके पैरेलल वासा रेक्टा होगी। आपने पानी रीअब्सॉर्ब किया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिकॉज इट वाज परमिएबल फॉर वाटर। ये किसके अंदर भेज देते हो इस पानी को? मैम असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर। अभी पहले समझते जाना बेटा, ये धीरे धीरे और ज्यादा फील होगा। तो तुमने यहां की कॉन्सेंट्रेशन क्या की? 300 वाला फिल्टरेट लेके आए, पानी निकाल दिया। पानी निकालते जा रहे हो बेटा, पानी रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, वो वाला जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, और पानी निकाल रहे हो और कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, और पानी निकाल रहे हो और कॉन्सेंट्रेटेड, और पानी और कॉन्सेंट्रेटेड, और पानी और कॉन्सेंट्रेटेड। उसकी ऑस्मोलैरिटी तुम बढ़ाते जा रहे हो, उसकी ऑस्मोलैरिटी तुम बढ़ाते जा रहे हो, समझ रहे हो? तो नीचे आने वाला फिल्टरेट क्या हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ये पानी तुमने कहां भेजा? लेकिन ये पानी जो तुम यहां से रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, इसे तुम कहां भेज रहे हो बेटा? भेज रहे हो असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, जो इसके बेटा पैरेलल ब्लड वेसल है, तुम उसके अंदर उस पानी को भेज रहे हो, राइट? यस। और मेरे प्यारे सपोलो, जैसे जैसे फिल्टरेट, सबसे हाईली ऑस्मोलैरिटी वाला फिल्टरेट इस लूप ऑफ हेनले के यू शेप पार्ट में होता है, एकदम नीचे में। और मेरे प्यारे सपोलो, जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे थे, तुम यहां से क्या रीअब्सॉर्ब कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। एक्टिवली कर रहे हो, पैसिवली कर रहे हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, अभी वो वाला टॉपिक तो मैं पढ़ा ही चुकी हूं, पर फिलहाल मैं कह रही हूं इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर। कहां भेज रहे होगे इसे? इसे यहां भेज रहे होगे जो इसके पैरेलल वासा रेक्टा है। पहले बताओ, क्या इसे समझने में कोई रॉकेट साइंस है, या ये तो तुम्हें मैम वैसे भी समझ में आ ही रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? इट इज क्वाइट इजी, इट इज क्वाइट इजी कि जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने यहां से रीअब्सॉर्ब किया, वो इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा थी उसमें भेज दिया। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा थी, तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर भेज दिया। जैसे जैसे फिल्टरेट ऊपर गया, अब तुमने इस पानी में से इलेक्ट्रोलाइट हटा दिए, तो पानी डाइल्यूट बनेगा। और मतलब डाइल्यूट कहने का मतलब है कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, बोल सकते हो ना? लेस कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हो ना? लेस ऑस्मोलैरिटी बोल सकते हो ना? है ना? पानी उसमें से इलेक्ट्रोलाइट हटा दे रहे हो तो लेस ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, लेस ऑस्मोलैरिटी। और पानी निकाल दे रहे हो, लेस सॉरी, और इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे रहे हो, और लेस ऑस्मोलैरिटी, और इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे रहे हो, और लेस ऑस्मोलैरिटी। जैसे जैसे ऊपर जाते हो 1200 से 1000, 900, फिर से यहां पे 300 ऑस्मोलैरिटी कर देते हो। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जितने ज्यादा सॉलिड से पानी के अंदर, उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी थी। अब तुमने सॉलिड्स को हटा दिया, ऑस्मोलैरिटी क्या कर दी बेटा? डिक्रीज। यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? ठीक है, ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा था? मैंने तुम्हें कहा था, ये जो यहां से पानी पैसिवली निकल जाता है ना बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ये इतनी आसानी से निकल कैसे गया मैम? बिना एफर्ट्स लगाए कैसे निकल गया? क्योंकि मैम आपने कहा था कि अब बेटा बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ, अरे भाई वो डीसीटी में होता है, 200 कॉन्सेंट्रेशन डीसीटी में होती है। अभी मैं लूप ऑफ हेनले दिखा रही हूं। अब बेटा मुझे बताओ, यहां से इतनी आसानी से पानी कैसे निकला था? क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ती है ना बेटा,
तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है बैलेंस करने के लिए कि यहां की भी ऑस्मोलैरिटी 400 हो जाए। बाहर 500 ऑस्मोलैरिटी है तो अंदर की भी 500 हो जाती है, पानी पैसिवली मूव कर जाता है। यहां की बेटा अगर 600 है तो अंदर की भी 600 होती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी थी ना बेटा, वो आपको हेल्प करती है कि इतना इजीली नीचे जाते 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 पानी 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 अपने आप यहां से हट जाए। ये जो आपने ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करके रखा है, ग्रेडियंट मतलब एक वैल्यू, मतलब ऊपर लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ऊपर लेस ऑस्मोलैरिटी, नीचे हाई ऑस्मोलैरिटी, ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है ना, इसी ने हेल्प किया तुम्हें कि तुम यहां से पानी को इतना इजीली मूव कर पाए। ये जो बाहर की ऑस्मोलैरिटी थी कि 300 से लेके 1200 ऑस्मोलैरिटी, अगर ये ग्रेडियंट मेंटेन्ड नहीं होता तो तुम इस पानी को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते। ये पानी इतनी इजीली रीअब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी ऐसी होती है कि पानी ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाता है। लेकिन मैम इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किसने किया ये तो बता दो। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूं कि अंदर जो इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी होती है और इसे मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करोगे तो पानी को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट यहां जो कलेक्टिंग डक्ट होता है बेटा, याद करो, यहां जो कलेक्टिंग डक्ट था, मैंने तुम्हें कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी बताया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तुम यहां से भी रीअब्सॉर्ब करते हो, और फिर तभी तो बेटा अल्टीमेटली जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होता है वो यहां पे 1200 मिली ऑस्मोल वाला होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में से भी चीजों को इतनी आसानी से रीअब्सॉर्ब इसीलिए कर पा रहे थे कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी ऐसी थी मैम। यस यस। अब बेटा समझना मेरी बात ध्यान से, अंदर की इंटरस्टिशियम की 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट जो मेंटेन करता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट के नीचे के पार्ट से यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन। अब इसमें से ज्यादातर यूरिया तो नीचे ही रहता है, ज्यादातर यूरिया तो इंटरस्टिशियम में नीचे की तरफ ही सेटल रहता है ताकि नीचे की हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे 1200 वाली। कुछ तो यही रह जाता है, कुछ कहां मूव कर जाता है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर ये घूमता रहता है क्योंकि इतना यूरिया तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ तो यूरिया चाहिए जो आपके इंटरस्टिशियम में सेटल हो और इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करे। तो कुछ नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट, ये क्वेश्चन आएगा सीधा, डायरेक्ट सवाल, नो बकवास वाला क्वेश्चन है ये। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा जो आपके इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। नंबर 1 होता है यूरिया, लेकिन यूरिया कहां से आया ये क्वेश्चन होता है। यूरिया आता है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया आया मैम, कुछ अमाउंट में यूरिया हम इंटरस्टिशियम में ही रख देते हैं ताकि हम उसको हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें, और कुछ को मैम हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वापस से भेज देते हैं। ठीक है? यस। अब समझना मेरी बात एक और बेटा, आप मुझे बताओ क्या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज करते हो? आपके वासा रेक्टा के अंदर ब्लड भरा हुआ है, अगर ब्लड के अंदर NaCl डाल दोगे तो ब्लड की तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, या ब्लड में पानी डाल दोगे तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। आप मुझे बताओ क्या आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कभी देखते हो कि कभी चेंज हुई है? बताओ, क्या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी आप कभी चेंज करोगे? एवर? नहीं, आप चेंज करोगे भी नहीं, ये चेंज होगी भी नहीं। बॉडी इज वेरी स्मार्ट। नाउ यू लिसन टू मी। क्या जबरदस्त मैकेनिज्म है, क्या जबरदस्त मैकेनिज्म है। समझना बेटा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत दिमाग लगने वाला है। आधे लोगों का तो यहीं पे खत्म हो जाएगा क्योंकि यूज ही नहीं करते। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फिल्टरेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर जाता है तो फिल्टरेट यहां 1200 था, बाहर की कंसेंट्रेशन 1200 थी तो ये भी 1200 है, बाहर बेटा 1100 है तो ये भी 1100 है, बाहर बेटा अगर 800 है तो ये भी 800 है, बाहर बेटा अगर 600 है तो ये भी 600 है ना। ये कैसे हो रहा था बेटा ये ऑस्मोलैरिटी? क्योंकि तुम इलेक्ट्रोलाइट हटा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट। फिल्टरेट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिल्टरेट ऊपर जा रहा है, तो फिल्टरेट को पता है कि ऊपर में बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है ना। फिल्टरेट को पता है कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी कैसी है,
तो उसको पता है कि मेरे को अगर ऊपर जाने का है तो बिल्कुल उसके बराबर की ऑस्मोलैरिटी करनी है, बिल्कुल उसके बराबर की ऑस्मोलैरिटी, तो इससे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। ब्लड कहां जा रहा है? ब्लड नीचे जा रहा है। तो अगर लॉजिक से देखो तो नीचे आने वाले ब्लड में यहां 1200 ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए कि नहीं? लॉजिकली अगर देखो तो ब्लड नीचे आ रहा है। अब बाहर का ऑस्मोलैरिटी कितना है बेटा? आपकी ब्लड कैपिलरी में भी तो बेटा एंडोथीलियम है, वहां से भी तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लड नीचे आ रहा है, पहले ब्लड 300 था, ब्लड नीचे आ रहा है तो 1200 क्यों बन जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो Na+ तुमने यहां से रीअब्सॉर्ब किया वो इसके अंदर डाल रहे हो। 300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200। कैसे 1200 बनी? क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रोलाइट जो तुमने बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब की थी उसे कहां भेज दिया तुमने? डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर। इसीलिए तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बेटा कितनी बन गई? इसकी ऑस्मोलैरिटी बन गई बेटा कितनी? 1200। पर मैंने अभी कहा था इसकी ऑस्मोलैरिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए मैम। अगर 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी हमारी ब्लड की हो जाएगी तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारी ऑस्मोलैरिटी 1200 नहीं है, पर तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बेटा, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैम यही ब्लड जब ऊपर जाएगा तो अब बेटा क्या हो रहा है? बाहर 1100 है, 800 है, 900 है, 600 है। ब्लड जब ऊपर जाएगा तो इसे भी क्या बनना पड़ेगा बेटा? इसे भी पहले 1000 बनना पड़ेगा, फिर इसे भी बेटा 800 बनना पड़ेगा, इसे भी बेटा 600 बनना पड़ेगा, इसे भी अल्टीमेटली 300 बनना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ना यार। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि अब तो तुमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला लिए थे, बट अब तुम इसमें क्या डाल रहे हो? पानी 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 पानी। इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी हो जाएगी बेटा? वापस से 300। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? वापस से 300 हो जाएगा ना भाई। सारी चीजें बैलेंस हो रही है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। लेकिन अभी इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा कैच। ये तो काफी इजी टॉपिक है समझना, जेन्युइनली बताऊं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकला, वो असेंडिंग वासा रेक्टा में चला गया। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट निकला, वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में चला गया। और ये भी अगर ना तुम्हारी केमिस्ट्री अगर बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी, तो तुम्हें ये ऑस्मोलैरिटी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक समझ नहीं आएगा। वरना तो बेटा बहुत आप कंसंट्रेशन के टर्म में अभी समझ पा रहे हो ना कि अगर तुम किसी से पानी खींच लोगे तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड बन जाएगा, हाइपरटोनिक, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी। और अगर किसी में से इलेक्ट्रोलाइट खींच लोगे तो वो लेस ऑस्मोलैरिटी बन जाएगी। तो फिल्टरेट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट खींच लेते हो तो लेस ऑस्मोलैरिटी ऊपर जाते आते। इसमें से पानी खींच ले रहे हो, हाई ऑस्मोलैरिटी। और ब्लड का भी तुमने कोई चेंज नहीं किया भाई, ब्लड इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर इसके सारे इलेक्ट्रोलाइट आ रहे थे, अब ये कह रहा है कि भाई मेरे अंदर इतने इलेक्ट्रोलाइट आ गए, मैं तो 1200 बन गया, मेरे को तो वापस से 300 बनने का है, तो मैं वापस से 1200 से 300 कैसे बनूंगा? कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं जब ब्लड को ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसी ब्लड में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब किया हुआ वाटर मूव कर जा रहा है। तो अगर वाटर मूव कर जा रहा है तो ये वापस से 300 बन गया। पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं ये बताओ। मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाऊंगी तुम्हें, मैं इसे लैंग्वेज में लिखवाऊंगी, पर बेटा आप मुझे बताइए जेन्युइनली कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं इसे लैंग्वेज में लिखवाऊंगी, बट आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब वासा रेक्टा एक और बहुत जबरदस्त काम करती है, देखो। अब वासा रेक्टा का एक बहुत जबरदस्त काम है। क्या काम है उसे मैं थोड़ा अलग कलर से बनाऊंगी। किस कलर से बनाऊं जो तुम्हें दिख जाए? मैं येलो कलर से बनाती हूं। देखो ये वासा रेक्टा के अंदर क्या आ रही है बेटा? ये वासा रेक्टा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आ रही थी, तो ये वासा रेक्टा के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट आती है तो 300 से 400, 500, 600 ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला बन रहा है, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला बन रहा है। इसकी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी में एक और चीज कंट्रीब्यूट करती है। वासा रेक्टा जो अपने अंदर NaCl को ले रही थी ना बेटा, वो वासा रेक्टा यहीं पे इंटरस्टिशियम में पानी को रिलीज करती है। उसका भी मतलब एक ही होगा। अगर बेटा
मैं इस पानी में से, अगर मैं इस पानी में से पानी को खींच लूं, इसमें सॉलिड्स है कुछ, मान लो इसमें कुछ सॉलिड्स है, इसकी अपनी कोई ऑस्मोलैरिटी है, अगर मैं इसमें से पानी को रीअब्सॉर्ब कर लूं तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड बनता जाएगा ना बेटा, ज्यादा कंसंट्रेटेड, क्योंकि मैं पानी को खींच रही हूं, पानी को खींच रही हूं, पानी को खींच रही हूं, कैसा बनेगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड। एक और तरीका है इसको ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाने का, क्या है कि इसमें और सॉलिड्स ऐड कर दूं। अगर मैं ज्यादा सॉलिड्स इसी पानी में ऐड कर दूं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और या तो इसमें से पानी खींच लेती हूं, अगर मैं इसमें से पानी खींच लूंगी तो भी इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मेरे पास दो तरीके हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के। एक तरीका यह है कि मैं इसमें से पानी खींच लूं तो भी ये मैम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो रहा होता है। एक और तरीका है इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने का मैम, कि मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दूं और सॉलिड्स ऐड कर दूं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। दोनों तरीके से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, दोनों तरीके से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है ना। अब देखो वासा रेक्टा, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, जब ये नीचे नीचे जा रहा है ना बेटा, तो ये 300 से 1200 है। इस ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने में सबसे पहला रोल तो इसी का है कि जितना भी तुम इलेक्ट्रोलाइट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब करते हो उसे यहां भेज देते हो, और साथ के साथ अपने में से ये सम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, सम अमाउंट ऑफ वाटर ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज करती है ऊपर की तरफ। और सिंपल सा याद रखने का तरीका पता है क्या है, जिस वासा रेक्टा के अंदर NaCl जाता है ना बेटा, वो वासा रेक्टा अपने अंदर से अपोजिट चीज को रिलीज करती है, ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे। जिस वासा रेक्टा ने अपने अंदर NaCl लिया, उसने इंटरस्टिशियम में NaCl नहीं रिलीज किया, अपोजिट चीज रिलीज की, वो है H2O, अपोजिट चीज, समझे। वैसे ही अब ये वासा रेक्टा से ब्लड बेटा ऊपर जा रहा है, इसके अंदर पानी आ रहा है, इसके अंदर पानी आ रहा है, ये क्या करती है बेटा, इंटरस्टिशियम में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आप इसकी ऑस्मोलैरिटी को कम कर रहे हो ना बेटा, है ना, ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, 1200 से 300 हो रही है। तो एक तो ऑस्मोलैरिटी कम करने का तरीका ये है, एक तो ऑस्मोलैरिटी कम करने का तरीका है कि मैं इसमें और पानी डाल दूं, पानी डालती रहूं, पानी डालती रहूं, पानी डालती रहूं, पानी डालती रहूं, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। एक और तरीका है इसकी ऑस्मोलैरिटी कम करने का कि मैं इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हटा दूं। तभी मैं बार बार बोल रही थी कि तुम ऑस्मोलैरिटी को पानी के टर्म्स में भी समझ सकते हो और सॉलिड्स के टर्म में भी समझ सकते हो। तो एक तरीका है कि मैम इसकी ऑस्मोलैरिटी मुझे कम करनी है, अगर मुझे इसकी ऑस्मोलैरिटी कम करनी है तो मैं इसमें से सॉलिड्स हटा दूं, सॉलिड हटा दूंगी तो भी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। और अगर इसमें मैं पानी ऐड कर दूं, पानी ऐड कर दूं, पानी ऐड कर दूं तो भी तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी ना, है ना बेटा। यस, तो मैं क्या कर रही हूं बेटा, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम करना चाह रही हूं। वासा रेक्टा बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी ऑस्मोलैरिटी अभी 1200 है और मुझे 1200 नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी, अब मैं ब्लड को ऊपर लेके जाऊंगी तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी तो 300 है मैम ऊपर, अगर मेरे अंदर 1200 रह गया तो ये तो चलेगा नहीं। तो बेटा ये यहां पे इंटरस्टिशियम में क्या रिलीज करती है, NaCl। जो अपने अंदर पानी ले रहा है वो वासा रेक्टा इंटरस्टिशियम में NaCl रिलीज कर रहा है, और जो वासा रेक्टा अपने अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा है वो इंटरस्टिशियम में पानी रिलीज कर रहा है। और जिन भी बच्चों की ये ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल ही वीक है ना, उनके लिए मैं ये दोनों जो मैंने अभी बताया ना बेटा, मैं इसको ना लिखवा दूंगी, ताकि आप अगर बहुत ही वीक हो तो भी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बट दिस इज तो अ वंडरफुल टॉपिक। मैंने कोशिश की कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके समझाऊं, जिसने भी अकड़म बकड़म तकड़म लगा के। आप बेटा देख रहे हो, तुम देख रहे हो सपोलो, यही NaCl जो इस असेंडिंग वासा रेक्टा से रिलीज हुआ था ना इस स्पेस में, ये इसी स्पेस में रहता है और इस स्पेस की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है नीचे की तरफ। NaCl from the ascending vasa recta and the urea from the collecting duct, it maintains the high osmolarity। देखो दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही तुम ये NaCl और यूरिया को स्पेस में रिटेन कर पाते हो, और क्योंकि ये दोनों स्पेस में हैं, उसी कारण से तुम
वाटर की इतनी अच्छे से रीएब्जॉर्प्शन या इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन कर पाते हो? एक नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म ने मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, देखो इस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बट क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आता है, विच टू इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम? यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ये भी याद रखना है कहां से आया, यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड NaCl फ्रॉम द असेंडिंग वासा रेक्टा। और दूसरी तरीके से देखो तो अगर ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होती तो तुम कभी भी बेटा ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं कर पाते। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। और देखो पीसीटी से तो जितना रीअब्जॉर्प्शन होना होता है हो जाता है, 70 से 80% हाईएस्ट। बट अगर लूप ऑफ हेनले से नहीं होता ना बेटा, या कलेक्टिंग डक्ट से नहीं होता वाटर, तो तुम्हारी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं प्रोड्यूस हो पाती। यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन इज बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट से जो ये पानी रीअब्सॉर्ब हुआ, उसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बन रही है। समझ गए? एंड ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस काउंटर करंट। अब मैं आपको पॉइंट में वो सारी बातें लिखवा दूंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है, और मैं आपको एक और बार क्विकली रिवाइज करा दूंगी। मैं अभी कराती हूं, ठीक है, अभी कराती हूं। एक बार वापस से मेरे साथ सुनो बेटा, एक बार वापस से मेरे साथ फुल एंड फाइनल सुनो, ठीक है। मैं एक बारी बेटा एक रफ डायग्राम बना रही हूं तुम्हें वापस से समझाने के लिए। बिना डायग्राम के ना मेरे को फील नहीं आएगा, तुम्हें बनाना नहीं है। मैं एक बार और रिवाइज करा दे रही हूं, फिर मैं तुम्हें ना 1 मिनट का टाइम दूंगी, तुम इसको नोट कर लेना। 1 मिनट का टाइम दूंगी, तुम इसे नोट कर लेना, ठीक है। देखो मैं क्या बोला बेटा, मैंने कहा मैम काउंटर करंट बनता है बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के क्लोजनेस की वजह से काउंटर करंट बन पाता है। अब मैम एक है हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जिसमें फिल्टर रेट नीचे जा रहा है, एक है हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जिसमें फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है। मैम इनके पैरेलल वासा रेक्टा होती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा, दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्योंकि इसमें ब्लड नीचे है। और मैम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा क्योंकि इसमें ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। यस, यहां पे हमने एक और बना दिया है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। मैम हमने कहा ये काउंटर करंट मैकेनिज्म एक तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अरे भाई, एक तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा मैम ये आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्टेक्स की कॉन्सेंट्रेशन 300, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन 1200। ये इस तरीके की ग्रेडियंट यहां पे है, उसी कारण से जो फिल्टर रेट तुम्हारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है वो बाहर के ऑस्मोलैरिटी के अनुसार यहां से पानी इतना इजीली रीएब्सॉर्ब हो जाता है इंटरस्टिशियम में, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी बेटा क्या है, बाहर की ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे फिल्टर रेट नीचे आ रहा है ज्यादा है तो ये मेंटेन करेगा। 300 है बाहर तो 300, 400 है तो 400, नीचे आते आते 1200। हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, और ये पानी को कहां भेजता है, इसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा में। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो भी निकला वो असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर चला गया। और बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट निकला, वो कहां चला गया मैम, इसके पैरेलल वाली वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। ये 1200 था, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ऊपर तो 300 है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 300 करनी है, तो इलेक्ट्रोलाइट हटा देते हो। जो चीज तुमने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब की वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में भेज दी, जो तुमने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्सॉर्ब की वो तुमने असेंडिंग वासा रेक्टा में भेज दी। असेंडिंग या डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर है तुम्हारा रक्त, तुम्हारा ब्लड, जिसकी ऑस्मोलैरिटी तुम चेंज नहीं करते हो और चेंज होती भी नहीं है। देखो जो वासा रेक्टा में ब्लड आया था वो 300 वाला आया था, लेकिन मैम बाहर की ऑस्मोलैरिटी जहां ये जा रहा है नीचे की दिशा में, नीचे तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, और नीचे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो इसकी भी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है ज्यादा, 300 से 400, 500, 600, 700। एक तो आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट को तुमने रीअब्सॉर्ब किया था वो इसी वासा रेक्टा में रीअब्सॉर्ब किया, तो ये 300 से 1200 हो गई। और एक और तरीके से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी। ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो उसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, और या तो उसमें से पानी निकाल दो, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा सा पानी को रिलीज करती है। जिस वासा रेक्टा ने अपने अंदर NaCl को एब्सॉर्ब किया उस वासा रेक्टा ने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में इंटरस्टिशियम में पानी रिलीज कर दिया।
ये वाली वासा रेक्टा अपने अंदर बेटा पानी लेती है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1200 से वापस से 300 होनी है, लेस ऑस्मोलैरिटी होनी है। लेस ऑस्मोलैरिटी करने का एक तरीका है कि इसमें पानी मिला दो और या तो बेटा इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हटा दो। तो आपने इसमें पानी डाला था इसीलिए आपने इसमें से इलेक्ट्रोलाइट हटा दिया। यही इलेक्ट्रोलाइट इस इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है, और क्योंकि इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है इसीलिए तो बेटा ये पूरा काउंटर चल पा रहा है बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है यूरिया, कुछ अमाउंट में ये भी यहां पे रह जाता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, और कुछ अमाउंट में ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मूव कर जाता है। अपने क्लास में कुछ अगर प्राणी हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं यहां से, तो उनको जरूर ये समझाइएगा, मजा आ जाएगा आपको भी। डन 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 डन। ये रिवीजन था। जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ेंगे उनका बेटा दिमाग हिल जाएगा कि ये मैम ने क्या बनाया है। हाई हाई तौबा। अब बनाइए ये वाला डायग्राम, इसको फटाफट से बना लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 घंटे में कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए था। अभी देखा जाए पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, 15 मिनट तो हमने रिवीजन और यही सब किया है। तो अब इसको लिख लेंगे, फिर एनसीईआरटी से एक बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको पहले लिख लीजिए। जितने भी लोगों ने नहीं बनाया था ना, टेक 1 मिनट टाइम एंड फटाफट से ही कर लो। हाँ, अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपको मजा आया, समझ में आया, अमेजिंग लगा। मैं आपको एक दिन बोल रही थी जब आपको अमेजिंग लगे, आपको फील आए, तो हमें भी बहुत मजा आता है, ठीक है। टेक योर टाइम, फटाफट से। ज्यादा पेंटिंग वेंटिंग नहीं करनी है, जल्दी जल्दी बनाओ। ज्यादा पेंटिंग वेंटिंग नहीं करनी है, जल्दी जल्दी बनाओ। एक तो पानी भिजवा दो यार, और एक टेम्परेचर ऊपर कर दो। डन। हाँ हाँ, बेटा 5 मिनट क्या होता है, इतनी देर से पेंटिंग करोगे क्या। जितने बच्चों का डन हो गया है वो एक बारी एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ लो, और जितने बच्चों का अभी डन नहीं हुआ है उनको मैं अभी डन कराती हूँ बेटा। जल्दी डन 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 करो। आपने भी आई होप इतना ही खूबसूरत ड्राइंग और छवि बनाई होगी। ऑलरेडी डन। अब मैं इनको पॉइंट्स में लिखवाऊंगी बेटा। हम लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। हम लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको डिलीट कर देती हूँ ना बेटा, रिवीजन वाली स्लाइड को, इसका कोई मतलब ही नहीं है रिवीजन वाली स्लाइड का, है ना। तो हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1, ऐसे लिखते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे H2O रीएब्जॉर्ब होता है। किधर रीएब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा। नंबर 2, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट्स या NaCl लिख लो, रीएब्जॉर्ब होता है। ये कहां रीएब्जॉर्ब होता है बेटा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, ठीक है। नंबर 3, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, स्टार मार्क करना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
two electrolytes which maintain high osmolarity of medullary interstitium are number 1 urea from collecting duct, and number 2 NaCl from very important बेटा ascending vasa recta. ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं. एक और पॉइंट लिखते हैं, नंबर 4. अरे भाई, एक और पॉइंट लिखते हैं, नंबर 4. H2O reabsorbed into बेटा ascending vasa recta. एक तो तुम लोगों ने ना फुल फॉर्म लिख नहीं रखी है, आधे बच्चों ने ना, मेरे को पूरा लिखना पड़ रहा है. ascending vasa recta release NaCl in interstitium. जिसने जो एब्जॉर्ब किया उसका अपोजिट चीज रिलीज किया. NaCl reabsorbed in descending vasa recta इसीलिए it releases H2O in interstitium. ठीक है. हाँ सलोनी बेटा, आप जैसे बच्चे अच्छे बच्चों में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है. एक नोट डाल के मैं लिखती हूं, ऑस्मोलैरिटी. अगर हाई ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई भी चीज है, कंटेनर है, इसमें पानी है और इसमें सॉलिड्स हैं. दिस इज पानी एंड दिस इज सॉलिड्स. अब अगर तुम हाई ऑस्मोलैरिटी इसकी करना चाहते हो तो इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी तुम 2 प्रकार से कर सकते हो. इसमें से वाटर रिमूव करके भी इसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर सकते हो, और या फिर बेटा इसमें सॉलिड्स ऐड करके भी इसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर सकते हो. बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? और वाइस वर्सा हो जाएगा लो ऑस्मोलैरिटी के लिए. ऑलरेडी डन ऑन स्टिकी नोट्स. वेरी गुड कशिश. ठीक है. लो ऑस्मोलैरिटी का अपने आप कर लोगे. लो ऑस्मोलैरिटी अगर तुम्हें करनी है, यहां पे ये करनी है फॉर डूइंग हाई ऑस्मोलैरिटी या फॉर मेकिंग हाई ऑस्मोलैरिटी. अगर हाई ऑस्मोलैरिटी करनी है तो या तो उसमें से पानी निकाल लो या तो उसमें सॉलिड्स ऐड कर दो, तो वो हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी. ठीक है. तो मैंने एकदम बच्चों जैसा, बिल्कुल बच्चों जैसा जो बोलते हैं ना, वैसा वाला मैंने लिख दिया. अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है.
अरे दिवांशु बेटा, धन्यवाद मिस्टर त्रिवेदी एंड एवरीबॉडी, ऑल अर्जुना का सबोलाज। डन 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 कर लो। अब एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी का डायग्राम एक बारी तुम्हें दिखाती हूं। एनसीईआरटी की रीडिंग, मैम आपने हमें नागपंचमी विश नहीं किया। तुम्हारी क्लास में नागपंचमी नहीं हुई थी, लक्ष्यंस की क्लास में हुई थी। कितना जहर उगला तुम लोगों ने, तुम लोगों को भी बिलेटेड नागपंचमी। टीचर बेइज्जती करने का कोई मौका ढूंढे या ना ढूंढे, बच्चे ढूंढ लेते हैं, पर ये तो कोई बेइज्जती वाली बात ही नहीं है। तुम तो हो ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले। विश यू वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी नागपंचमी। अपना जहर यूं ही मेडिकल कॉलेज तक बेटा फैलाएं। हाँ, यकीन में किया था और लक्ष्य में किया था, तुम्हारी क्लास में रह गया। छोटे सपोले हो ना, छोटे सपोले हो अभी, अभी तो बड़े बड़े सपोले बनोगे, है ना। हाँ चलो, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट। एक्चुअल में द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, देखो, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मैमल्स कह रहे सेम टू यू, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this, जिसमें इनका एक बहुत मेजर रोल होता है। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction, thus forms a counter current। दोनों limbs में opposite direction में, जिसकी वजह से counter current बन रहा है। The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current। वासा रेक्टा में भी जो ब्लड का डायरेक्शन होता है वो काउंटर मैकेनिज्म होता है, तो वो भी अपोजिट फ्लो, काउंटर करंट। और बेटा वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में भी काउंटर करंट होता है। इसमें ध्यान, भले ही यहां पे लिखा हुआ नहीं है पर डायग्राम में तो मेंशन है, और वो भी काउंटर करंट होता है। ठीक है, द प्रॉक्सिमिटी मतलब बेटा नजदीकी, द क्लोजनेस बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा as well as the counter current in them helps in maintaining the increased osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 in the cortex to about 1200 in the inner medulla। बोला ये जो proximity होती है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में, यही काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हाई ऑस्मोलैरिटी को बेटा मेंटेन करने में, फ्रॉम 300 इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोल इन द मेड्यूला। ये बातें मैंने आपको बताई भी थी, है ना। The gradient is maintained. The gradient is mainly maintained by star mark question। यहां कह रहा है कि नीट का सवाल है ये, NaCl and यूरिया इन दोनों की मदद से मेंटेन होता है। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। बोला NaCl जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है बाई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले NaCl इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करते हैं और एक्सचेंज किसके साथ करते हैं, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर इसे भेज दिया, जहां ब्लड नीचे जा रहा है, असेंडिंग में फिल्टरेट ऊपर जा रहा है। NaCl कृपया करके ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 24465 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी क्रमांक 6524 अपने निर्धारित समय से चल रही है। May I have your attention please? May I have your attention please? NaCl मैं बह गई थी भावनाओं में। NaCl is returned to the interstitium। वापस से NaCl को आप इंटरस्टिशियम में रिटर्न कर देते हो। देखो NaCl को अपने अंदर किसने लिया था, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने, पर असेंडिंग वासा रेक्टा कहती है मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, तो असेंडिंग वासा रेक्टा जो होती है बेटा वो NaCl को रिटर्न कर देती है, जिसकी वजह से हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। ठीक है, Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by collecting tubule। बोला उसी प्रकार से थोड़े अमाउंट में जो यूरिया होती है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से, याद है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब में थिन वाले पार्ट पे एंटर करती है और वापस से इंटरस्टिशियम में आती है विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल।
वो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl के अलावा। तो NaCl फ्रॉम असेंडिंग वासा रेक्टा और यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। The above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta called as counter current mechanism। ये ऊपर वाली सारी प्रक्रिया क्यों हो पा रही है? क्योंकि एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है Henle's loop और vasa recta के बीच में, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। एंड दिस mechanisms helps in maintaining the concentration gradient in the medullary interstitium। यही एक concentration gradient मेंटेन करती है। ये समाप्ति एक्सप्रेस थी ना? हाँ। Presence of such interstitial gradient help in easy passage of water from the collecting tubule। बेटा यहाँ collecting tubule का मतलब पता है क्या है? Loop of Henle and collecting duct। collecting duct और loop of Henle को एक साथ मिला के collecting tubule बोला हुआ है। easy passage of water from collecting tubules, thereby concentrating the filtrate। आपकी यूरिन को concentrate करने में human produce nearly 4 times concentrated urine than the initial filtrate form। बोलो हाँ या ना? डन होगी। मैं 5:30 को आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। 6 क्वेश्चन है शायद मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 5:30 में वो कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको करा देती हूं बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखो मैं आज पूरा नहीं करा पाऊंगी, तो मैं आज स्टार्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं आपको वो भी मैं पूरा नहीं करा पाऊंगी, जो दूसरा है मिक्चुरेशन। क्या करूं? पहला वाला तो करा ही दूंगी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का, तो वो थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। या यूरिन फॉर्मेशन करा दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या कराऊं? मिक्चुरेशन करा देती हूँ। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, एक साथ पढ़ेंगे। मिक्चुरेशन भी पूरा नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा करा देते। तो पहले मिक्चुरेशन पढ़ा देती हूँ, फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा दूंगी। कोई भी आगे पीछे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिक्चुरेशन हेडिंग डालो। मैम मे आई गो टू मिक्चुरेशन मीन्स मे आई गो टू, ठीक है, टॉयलेट जो तुम बोलते हो, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का अगर तुम सरल भाषा में मतलब देखो, मतलब यूरिनेशन। आज मुझे पता है बेटा, सच्ची बताऊं, सेटिस्फेक्शन हुई है अंतरात्मा को, ठीक है। वैसे तो मैंने तुम्हारे कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ, और उस दिन मैं जाके पढ़ रही थी जिस दिन मैं तुम्हें याद होगा, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जिस दिन मैं कह रही थी कि बेटा यार तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आधे बच्चे केमिस्ट्री में इतने खाली होके आए थे कि जिस दिन मैंने आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट होगी या उससे पहले वाली क्लास होगी, तो मेरे को ना अंदर से बड़ा वह हो रहा था कि यार बच्चों को ना ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आया। तो आज मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिली है, मैं तुम्हारी क्लास में आज मुझे बहुत वो सेटिस्फैक्शन मिली कि नहीं अब समझ में आया है। अब बिल्कुल ही खाली है, अब तुम बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करो तो वो अलग बात है, पर मोस्टली बच्चों का रिस्पॉन्स देख के, हालांकि उस क्लास में कमेंट्स पढ़े थे मैंने तो तुम्हें समझ में आया था, पर मुझे ऐसा लग रहा था बेटा, मुझे, और जब तक मुझे ऐसा लग रहा था तो मुझे अपने आप को मतलब सेटिस्फाई करना था पढ़ा के, तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई हुई हूं आज, समझ रहे हो। तो हाँ, मिक्चुरेशन की बात करते हैं। तो मिक्चुरेशन की बात करते हैं। मिक्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। हालांकि उस दिन भी बच्चे कहते हैं मैम हमें समझ में आया है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, पर होता है ना वो खुद से सेटिस्फैक्शन एक होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। इसको ना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं बेटा। तो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको इससे समझाना चाहूंगी। अगर आपके पास आधे पेज का स्पेस है, आधे पेज का, आधा पेज में लिख ले मैम, उन बच्चों के लिए बोल रही हूं। तो अगर आधे पेज का स्पेस है ना बेटा, हाँ, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, हिमांशी बेटा धन्यवाद। तो आधे पेज का अगर आपके पास बेटा वो है ना स्पेस, तो आप इस छवि को बना सकते हैं। बेटा छवि तो बनानी है जीवन भर, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो छवि तो बनाओगे बेटा, छवि तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। बनाते हैं ये ब्लैडर। इस ब्लैडर को कृपया करके बेटा राइट साइड में बनाएं, सॉरी लेफ्ट साइड में बनाएं, लेफ्ट राइट मैम का उल्टा हो जा रहा था। कृपया करके इसको इस साइड में बनाएं, क्योंकि बेटा हमें ना उस साइड में कुछ लिखना है। ये मैंने बना दिया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, जो थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, तो इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस पे हम बड़ा प्रेशर डालते हैं। क्यों बड़ा प्रेशर डालते हैं? क्योंकि भाई इसमें होता है यूरिन फिल। अभी तुम में से कितने लोगों का यूरिन फिल होगा और तुम्हें आ रही होती है पर तुम जा नहीं रहे होते हो, फिर यूरिन और भर रही होती है, फिर तुम्हें आ रही होती है, तुम जा नहीं रहे हो, तो तुम तब तक नहीं जाते जब तक तुम्हारे स्ट्रेच रिसेप्टर जवाब ना दे दें।
अब इसमें यूरिन जब भरता है ना बेटा, तो ब्लैडर में होते हैं स्मूथ मसल्स, इसमें ना एक एपिथेलियम होती है जो एक्चुअल में ना एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, और वो एपिथेलियम ना स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेचेबल है ना। मीमी देखो कितने सारे लोग मीमी लिख रहे हैं, कुछ मिस हो जाएगा इसलिए नहीं जाएंगे, है ना। तो आपके ब्लैडर में होती है कुछ रिसेप्टर्स जिन्हें बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। मैं जो पिंक कलर से बना रही हूं इन्हें स्ट्रेच रिसेप्टर्स समझना। और जब ब्लैडर बेटा स्ट्रेच करता है ना, एक एपिथेलियम है जो इसकी स्ट्रेचिंग में मदद करती है, जो एपिथेलियम तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, और आपको जरूरत भी नहीं है उतनी एपिथेलियम को। ट्रांजिशनल मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में बताया था ना कि एक स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है, एक नॉन स्ट्रेचेबल। पहले तो मैं बहुत डिटेल में बताती थी तुम्हें, मैंने शायद शॉर्ट में बताया कि एक ट्रांजिशनल होती है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर एब्सेंट बोलते हो या बहुत थिन होती है, वो स्ट्रेच करती है, और एक नॉन स्ट्रेचेबल थी, उसे तुमने कंपाउंड बोला था। तो तुमने स्ट्रेटिफाइड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था शायद, है ना। तो अब बेटा देखो हो क्या रहा है, कृपया करके ध्यान दीजिए। हो ये रहा है कि इसमें यूरिन फिल हो रही है मैम, हो ये रहा है कि यूरिन इज फिल्ड। जब यूरिन फिल्ड होता है ना बेटा, तो इसकी होती है स्ट्रेचिंग। यूरिन फिल्ड होता है तो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। आपके यूरिन जैसी फिल होता है तो आपकी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है ना बेटा, तो ये जो आपने बना रखे हैं ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स, नंबर 1 STRETCH, स्ट्रेच रिसेप्टर्स activated as urine gets filled। अब ये क्या करेगा, यहां से सिग्नल जाएगा बेटा, आपके ब्लैडर से सिग्नल जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लैडर से सिग्नल जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन लेके जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हो कि नहीं, तुम्हारा बचपन था ना बेटा। हम तो मैम बड़े हो गए मैम, हमारा कहां बचपन था मैम। ये सेंसरी न्यूरॉन हमेशा ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है नर्वस सिस्टम तक। ये मैंने बनाया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन, और यहां पे ऐसे समझ लो कि मैं बना रही हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम्हारा CNS, ठीक है। यस, सेंसरी न्यूरॉन बोलो, एफरेंट न्यूरॉन बोलो, एक ही बात है। तो पहला तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए एज द यूरिन गेट्स फिल्ड। नंबर 2 स्टेप हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन carries the information to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, राइट। तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही एक्ट करेगा। बट बेटा मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट आपके ब्लैडर की मसल्स पर एक्ट करता है, स्फिंक्टर्स पे कौन एक्ट करता है, तो आपको उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां पे वो डिटेल नहीं बता रही हूं। सिंपली याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स आपके ब्लैडर से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसे ना मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ना, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा है ना, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, एकदम से हाथ मैंने वापस किया, रिफ्लेक्स हुआ एक, है ना। हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, मैंने हाथ पीछे कर लिया, मेरे को पिन चुभी, मैंने हाथ पीछे कर लिया, रिफ्लेक्स। वैसे ही यहां पे भी एक रिफ्लेक्स होता है। एक बार में यूरिनेशन नहीं हुई कि आपका ब्लैडर फुल हो गया, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, यूरिनेशन हो गई, नहीं। पहले सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, फिर वापस सिग्नल आता है ब्लैडर पे, इसे रिफ्लेक्स कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को लेके आएगी। एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आती है, जो मैं ना दूसरे कलर से बनाती हूं, एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है जो आपके ब्लैडर की मसल्स पर एक्ट करेगी, स्मूथ मसल्स पर, जिन्हें आप डिट्रूसर मसल्स बोलते हो, और एक एक्ट करती है आपके स्फिंक्टर्स पर। बेटा आपको याद है ना, एक तो इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर है और एक वॉलेंट्री स्फिंक्टर, आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं ना। यस यस, और स्फिंक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी बताती हूं।
समझना, ये दोनों ही मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ऑर्गन तक लेके आती है, दिस इज ऑल्सो मोटर न्यूरॉन, दिस इज ऑल्सो मोटर न्यूरॉन। अगला स्टेप क्या हो रहा है नंबर 2 के बाद? नंबर 3, मोटर न्यूरॉन brings the signal from CNS to आप समझना, यूरिनरी ब्लैडर में जब सिग्नल जाता है तो क्या होता है? नंबर 1 सिग्नल गया ब्लैडर में, तो ब्लैडर में मसल्स थी ना बेटा, डेट्रूसर मसल्स, जिन्हें तुमने स्मूथ मसल्स भी बोला। जब ब्लैडर के पास सिग्नल आता है ना बेटा, तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऐसे इमेजिन करो वाटर बलून है और वाटर बलून को पिचकाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, अगर वाटर बलून को पिचकाएंगे नहीं तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा। तो ब्लैडर के को भी वाटर बलून समझो। मैं इसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिक्चुरेशन होगा। पहले लिखेंगे ऐसे, डिट्रूशन ऑफ यूरिन। डेट्रूशन मतलब पासिंग, डेट्रूशन और पासिंग ऑफ यूरिन। लेकिन यूरिन तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आपके स्फिंक्टर्स नहीं खुले होंगे, क्योंकि स्फिंक्टर्स तो दरवाजे हैं। स्फिंक्टर्स क्या है बेटा? स्फिंक्टर्स डोर हैं, दरवाजे हैं। ब्लैडर को तो कॉन्टैक्ट कर दिया, बट दरवाजों को भी ओपन करने की जरूरत है। तो ध्यान रखिए, ये दरवाजे, ये स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं जब ये रिलैक्स्ड होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स शुड बी रिलैक्स्ड व्हेन दे आर ओपन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ये बंद है, अगर ये रिलैक्स्ड है तो ये ओपन है। उंगलियों को इमेजिन करो, अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो क्लोज्ड है दरवाजे, अगर ये रिलैक्स्ड है तो ये ओपन है। तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यूरिनेशन के लिए, बट यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स के पास जो सिग्नल आता है वो उनकी रिलैक्सेशन के लिए होता है। दूसरा है आपका, एक तो ब्लैडर, एक है यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स के बारे में हम कह रहे हैं they are relaxed, because when they are relaxed they are open। बस हो गया मिक्चुरेशन। बस अब मैंने यूरिन का कॉम्पोजिशन अभी नहीं पढ़ाया, तो इसके साथ साथ है यूरिन का कॉम्पोजिशन। तो यूरिन का कॉम्पोजिशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यूरिन में क्या क्या है, क्योंकि ना उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी है जो मुझे तुम्हें बताने हैं। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं एक और बार रिपीट कर दे रही हूं जिन बच्चों को रिपीट बोल रहे हैं। ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हुआ, ब्लैडर में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बेटा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसे ही मैम यूरिन फिल होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ ब्लैडर। आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्लैडर से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, किसके पास? इंफॉर्मेशन को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन निकली, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आई यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। यूरिनरी ब्लैडर में बेटा स्फिंक्टर को यूरिनरी ब्लैडर में जब सिग्नल आया तो ब्लैडर की ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बेटा इसमें से यूरिनेशन हो गई, ठीक है। और दरवाजे खुले हुए होने चाहिए, स्फिंक्टर खुले हुए होने चाहिए। स्फिंक्टर खुले हुए तब होंगे बेटा जब ये रिलैक्स्ड होंगे। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स्ड बट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड, डिट्रूशन ऑफ यूरिन, पुशिंग ऑफ यूरिन। डन एवरीवन। 6 सवाल है, सिर्फ पहले 3 सवाल में पोल कराऊंगी, अगले 3 सवाल में पोल नहीं कराऊंगी क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। देखते हैं, अगर 15 मिनट में हो जाए तो अलग बात है। इसमें यूरिन का कॉम्पोजिशन और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। थोड़े से सवाल कर लेते हैं। एनसीईआरटी कैटलिस्ट,
ठीक है, डन। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। करें पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, 45 मिनट का मैं वो कराती हूं पोल। ठीक है, 45 मिनट 45 सेकंड करिए। आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए कहा था ना, ये टेम्परेचर मैंने कहा है करने के लिए। अरे भैया, पता है कश्मीर बना देते हैं यार रूम को, कश्मीर शिमला, बर्फ गिरने लगती है भाई, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। वो तो मुझे पता है बेटा, मैं कैसे पढ़ा रही होती हूँ तुम्हें, क्या ही बताऊं बेटा मेरा दुख दर्द और कष्ट। चलो, काम डाउन क्या होता है, काम ही डाउन थी, मैंने तो बस बोला था कि टेम्परेचर आपको कम करने के लिए कहा था। चलो, कर लिया तुम लोग ने, अपना सवाल करो तुम पहले, अपना सवाल तो तुमसे हो नहीं रहा है, यहां मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सुनो इधर, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है मैम, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, बिल्कुल सही बात है। द वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप फैसिलिटेट्स द काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से तो बेटा सिग्निफिकेंट रोल है ना, because they facilitate counter current mechanism, that's why बेटा they have a significant role in concentration of urine। पता है, मैं इसी वजह से बेटा, तुम्हें याद है ना मैं कैसे बीमार पड़ी थी, मेरा गला इतना दर्द करता है, क्या बताऊं यार। बोथ assertion reason are correct and reason is correct explanation of assertion। तुम पास होते ना तो मैं अभी मेरा हाथ ना तुम्हें टच करके बताती कि कितना ठंडा हो रहा है, सही बता रही हूं, तुम्हारे जैसे बेटा ड्रामे नहीं कर रही हूं, बहानेबाजी नहीं कर रही, सच्ची बता रही हूं। 18 यार, चलो तुम मेरी बेटा सारी तुमसे चुगलियां कर रही हूं मैं, चुगली पार्टनर, सपोला आर्मी चुगली पार्टनर। चलो 88%, क्या बात है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत खुशी से मैम की ठंडी थोड़ी सी बेटा कम हो गई अभी। ठीक है, चलो ये आपका लीडर बोर्ड है, बहुत बढ़िया बात है, आंसर है ऑप्शन 1, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपने तो काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया, उम्मीद से ज्यादा बेटा, इतना अच्छा बेटा, ऑसम, वर्ल्ड बेस्ट अगर तुम्हें टीचर मिलेंगी तो दूसरा कोई स्कोप ही नहीं है बेटा। और जब तुम्हारे गंदे मार्क्स आते हैं ना तो उसका कारण होता है तुम खुद गंदा पढ़ रहे होते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। Done. In terms of composition, the glomerular filtrate is similar to protein free plasma। बोला कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो ग्लोमेरुलर जो फिल्टरेट होता है वो सिमिलर होता है प्रोटीन फ्री प्लाज्मा के जैसे। अगर आप देखो तो बिल्कुल बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है उसमें प्लाज्मा पार्ट ही फिल्टर आउट होता है बट प्रोटीन पार्ट फिल्टर आउट नहीं होता, तो इट इज सिमिलर टू प्रोटीन फ्री प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है मैम,
ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एंड द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन, नॉट परमिएबल बेटा। ये इससे प्रोटीन्स कभी भी पास आउट नहीं होती है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूं ये भी 90% जनता सही आंसर देगी। ये क्या है? 21% जनता कहती कि परमिएबल होती है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। कौन सी साइंस पढ़ के आए हो भाई? कौन सी साइंस पढ़ के आए हो? चलो, प्रोटीन कब से फिल्टर आउट होने लग गए? क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन करा रही हूं पोल में, इसके बाद पोल नहीं करेंगे। गलती से क्या गलत होता है? गलती से कुछ गलत नहीं होता है, गलत करते हो तभी गलत होता है। गलती से गलत हो गया मैम। चलो, अमेजिंग क्वेश्चन। हाँ, हाँ, डन। Kidneys play a role in maintenance of pH and ionic balance of the blood। बोला किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड का मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे मेंटेन करती है? सिलेक्टिव सिक्रीशन। नेफ्रॉन्स में सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन का काम ही है पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज The descending limb of the loop of Henle selectively secretes। लूप ऑफ हेनले में कोई चीज सिक्रीट नहीं होती है। लूप ऑफ हेनले में कोई भी चीज सिक्रीट नहीं होती है। पीसीटी में हो सकती है, डीसीटी में हो सकती है, कलेक्टिंग डक्ट में हो सकती है। फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3। आई होप ये तो बेटा मैक्सिमम बच्चों ने सही किया हो। ये क्या किया है तुमने? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू है बेटा। ये क्या किया है तुमने? बी आंसर क्यों मार्क किया है? हाँ, रीजन क्या है ये तो बताओ। ये कैसी कहानी आ गई तुम्हारी क्लास में? तुमने दोनों को ट्रू बोल दिया। तुमने कब से बेटा देखा है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कब से सिक्रीट कर रही है बेटा? अभी तो पढ़ा था तुमने। ये क्या किया है तुमने? क्वेश्चन समझ में आया? तुक्का क्या होता है? अगला क्वेश्चन करो ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 बिना पोल के करा रही हूं। अगला 3 क्वेश्चन, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का है और तुम शैतान ही तो हो, है ना? एक क्वेश्चन अच्छा करके बाकी सब में बेटा तुमने रायता फैला दिया है। चलो, पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed in PCT। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। बिकॉज लगा दो, बिकॉज बेटा नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पीसीटी। यही कारण है कि मेजर साइट है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टिब्यूलर सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यस, अभी आपने जो एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें यही तो था कि टिब्यूलर सिक्रीशन से क्या होता है बेटा? एसिड बेस बैलेंस, आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है। बिल्कुल सही बात है। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था लीस्ट रीएब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 1, मैं ऑप्शन 2 क्यों लगा रही हूं? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल होना चाहिए। एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। Glucose, amino acid, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed passively. The nitrogenous wastes are absorbed by active transport. ठीक है,
इसमें एक 30 सेकंड का पोल कराती हूँ, इसमें मेरे ख्याल में ज्यादातर बच्चे सही आंसर देंगे, इसलिए पोल करा रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी खुशी हो। चलो पोल करो। आई होप पोल तुम्हारे पास आ जाए समय पे, क्योंकि थोड़ा लैग चलता है। पोल गलत वाला तो नहीं चला गया? उस क्वेश्चन के टाइम पे पोल चला गया, पता चला कौन से क्वेश्चन का पोल कहां पे आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे आंसर दे दो। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा इन द फिल्टरेट पैसिवली नहीं एक्टिवली, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्टिव नहीं पैसिवली, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी। अरे पोल स्टॉप, वो पहले वाले क्वेश्चन का चला गया पोल, वो पहले क्वेश्चन का पोल चला गया, तो तुमने ए आंसर दे दिया इसका। मेरे को पता था वो थोड़ा लैग चलता है ना, तो तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया पोल में, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसीलिए बेटा 13% बच्चों का ही सही आंसर बन पाया, क्योंकि सबने वो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। पर अगर तुम्हारे पास सही पोल जाता तो 13 से तुम क्या ही कर लेते बेटा, 13 से तुम 18 कर लेते, 18 का सही आ जाता। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ज्यादा उछलो मत, ठीक है ना। चलिए आज की कक्षा की करते हैं समाप्ति। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। मुझे जरूर बताना बेटा कैसा लगा तुम्हें लेक्चर। और यस, तुम्हारी बेटा डिमांड्स जो बढ़ती जा रही हैं, गाना सुना दो, गाना सुना दो, गाना का यहाँ पे स्टॉक खत्म हो जा रहा है। लोग लोग हमारी वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं, हाँ पैसा कमा रहे हैं हमारी गाने की। देखो इतनी, ऐसा भी कोई मधुर स्वर हमारा होता नहीं है, उसको यूट्यूब पे डालते हैं बच्चे। समाप्ति मैम सैंग अ सॉन्ग इन द क्लास, ठीक है, समाप्ति मैम टॉट इन द क्लास, उसको भी डालना होता है भैया, पढ़ाती भी हैं समाप्ति मैम क्लास में। हाँ, समाप्ति मैम सैंग इन द क्लास, सिंगिंग इन द क्लास, म्यूजिक इन द क्लास, पढ़ाई कहाँ हो रही है ना लायको। हाँ चलो, हाँ पता नहीं, मैं एक गाना सुना देती हूँ, मन भरिया, ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, न्यू सॉन्ग यार, ये डिमांड्स मत किया करो, जो आता है वही सुनाऊंगी, ठीक है। वे मैं थो तेरा मन परिया, मन परिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, गल गल ते शक कर दे ते पार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे ले प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किस दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। थैंक यू सो मच। अगर गाना रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो गलतियां करोड़ों बार रिपीट करते हो, मैंने कुछ बोला? चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में कल।